डियर स्टूडेंट, मैं अजय कुमार शर्मा, गुढ़ा पब्लिक स्कूल, गुढ़ा गोरजी, झुंझुनू, एग्रीकल्चर बायो। और एग्रीकल्चर बायो में आज हम चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का नाम है बायोटेक्नोलॉजी, डेफिनेशन, ब्रीफ हिस्ट्री, इम्पोर्टेंस एंड टिश्यू कल्चर, या हम इसको क्या बोलते हैं, जैव प्रौद्योगिकी, परिभाषा, संक्षिप्त इतिहास, महत्व और उत्तक संवर्धन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारा मैक्सिमम 6 नंबर का है और इसमें जो प्रश्न आने के चांस हैं 1 नंबर का आता है, एक 2 नंबर का आता है और एक 3 नंबर का प्रश्न आता है। इसके अनुसार अपन बात करें तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, और हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। ठीक है, अगर इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो देखो कि जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी, और ये शब्द दिया था एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल एरेकी। किसने दिया? यानी बायोटेक्नोलॉजी वर्ड दिया कार्ल एरेकी। हम बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका मतलब बायोलॉजी जीवों से संबंधित होती है, अब टेक्नोलॉजी तकनीकी है। इसका मतलब कि हम विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं या हम कह सकते हैं जीवों, जैसे कोई भी सूक्ष्म जीव हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकते हैं, कोई जंतु हो सकता है या कोई पादप हो सकता है, और उनके अपन किसी भी पदार्थ, उनकी कोई जीन या उनके द्वारा उत्पन्न किसी उत्पाद का उपयोग करते हुए मानव के लिए या मानव जीवन को अधिक लाभकारी बनाया गया, ये उद्देश्य था या ये था काम किसका? जैव प्रौद्योगिकी का। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं जैव प्रौद्योगिकी की। अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है बायोटेक्नोलॉजी की? देखो कि बायोटेक्नोलॉजी की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जैविक विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का उपयोग हम अनेक प्रकार के उत्पाद प्राप्त करने में करते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं साहब? क्या? बायोटेक्नोलॉजी। अपन बात करते हैं EFB, ठीक है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और EFB ने भी यही परिभाषा दी थी और उन्होंने क्या बताया था कि सब जैव प्रौद्योगिकी ये विभिन्न जैविक या जीवों, जैसे कोशिका हो सकती है, कोई उत्तक हो सकता है, या इनसे प्राप्त कोई उत्पाद है, उस उत्पाद का या इनकी जैविक क्रियाओं का उपयोग हम किस में करेंगे? नियंत्रित परिस्थितियों में करते हुए मानव के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ या उत्पाद उत्पन्न किया जाता है या किए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कह देते हैं। क्लियर सी बात है कि जीवों को विशेष तकनीक के माध्यम से उपयोग में लेकर और बेहतर पदार्थ या प्रोडक्शन करना क्या किसके अंतर्गत आता है साहब? बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? चलो आगे अपन बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के इतिहास की बात करें हम तो देखो हिस्ट्री की बात करते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव बहुत प्राचीन समय से करता आया है। सब कब से करता आया है कि उसको सूक्ष्म जीवों के इम्पोर्टेंस का कुछ पता नहीं था, सूक्ष्म जीवों के बारे में उसको कोई खास जानकारी नहीं थी, लेकिन तब भी वो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा था।
हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जैव प्रौद्योगिकी का मतलब होता है विभिन्न जैविक क्रियाओं को नियंत्रित परिस्थितियों में उपयोग में लेते हुए अनेक प्रकार के उत्पाद प्राप्त करना। इसका मतलब पुराने समय में मानव क्या कर रहा था, अनेक जैविक क्रियाओं को उपयोग में लेकर विभिन्न प्रकार के उत्पाद पैदा कर रहा था। उदाहरण के लिए अपन देखते हैं, सब नाम सुना है दही, तुम जानते हो कि इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है और इस लैक्टोबैसिलस जीवाणु की उपापचयी क्रियाओं के द्वारा हम क्या करते हैं कि दूध को किस में परिवर्तित करा देते हैं, दही में। ठीक है, यानी ये जीवाणु दूध की लैक्टोज शर्करा को किस में, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और दूध किस में कन्वर्ट हो गया, दही में। हमने यहाँ किसका उपयोग किया, इस माइक्रोब्स का उपयोग किया साहब, इस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया और इस तरह से इसका उपयोग करते हुए हमने एक प्रोडक्ट बना लिया। जैव प्रौद्योगिकी बहुत पुराने टाइम से काम में ले रहे हैं, हम जानते भी नहीं थे कि इसमें किसी जीवाणु का कोई योगदान है। अपन बात करें साहब सिरका, सिरका इसके लिए क्या लेता है मानव, गन्ना या गन्ने का रस लेता है और गन्ने के रस में, ठीक है, इस गन्ने के रस के द्वारा हमने क्या बनाया, सिरका बनाया। इसमें हमने कौन सी क्रिया करवाई, किण्वन की क्रिया होती है साहब, ध्यान रखना। दही बनाने में भी फर्मेंटेशन उपयोग में लिया जाता है, गन्ने से सिरका। अब इसमें हमने क्या किया, एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु काम में लिया और इस एसिटोबैक्टर एसिटाई ने फर्मेंटेशन, नॉर्मल सी बात है, इसकी उपापचयी क्रिया है सब, अनोक्सी श्वसन करता है ये और फर्मेंटेशन द्वारा गन्ने के रस में उपस्थित शर्करा है उसको वो क्या करता है, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब क्या बना, सिरका। बहुत पुराने टाइम से बनता चला आ रहा है, अपन जानते भी नहीं थे, उसी टाइम से ये चल रहा है। इसी प्रकार हम बात करें शराब, अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम किसका, शराब का। शराब है वो बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है इसका प्रचलन और इसमें हम क्या करते हैं कि गन्ना है, सॉरी अपन सीधा सा ले लेते हैं, या तो कुछ फल होते हैं और या फिर क्या करते हैं अनाज, और इस फल या अनाज का क्या लेते हैं हम, रस लेते हैं। अब फल या अनाज का रस लिया, ठीक है, अब फल या अनाज का रस लेते हैं और इसका उपयोग हम क्या करेंगे, इस रस को हम अवायवीय स्थिति में रखते हैं और वहां पर क्या होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, क्या, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग करते हैं और इस फल या अनाज के रस में वो क्या पैदा कर देते हैं, अल्कोहल बना देते हैं। किसके माध्यम से, फर्मेंटेशन। बेटा अच्छी तरह से जानते होगे ये प्रोडक्ट तो नहीं, शराब, अल्कोहल, बियर है, वाइन है, ये सारे किसके द्वारा। अब शराब बहुत पुराने टाइम से, विस्की, रम ये अब नए टाइम में चली हैं, पुराने टाइम से सीधा शराब था। शराब कितने पुराने टाइम से बनती चली आ रही है, हमें पता नहीं था मानव को कि इसमें कोई सूक्ष्म जीव काम में भी आता है, लेकिन यहाँ भी क्या हुआ, सूक्ष्म जीव काम में आ रहा है। नॉर्मल सी बात है साहब, क्या हो गया, यही तो है बायोटेक्नोलॉजी। आई बात समझ में। अब बेटा एक चीज़ याद रखना, ये बहुत पुराने टाइम से चला रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा अधिक किसी टेक्निक की आवश्यकता नहीं थी, पुराने टाइम से चला आ रहा था। तो इसको देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, विभिन्न जीवों की प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग कर नए उत्पाद उत्पादन किए जा रहे थे, जिसको हमने क्या नाम दिया, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। क्या नाम दिया, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी नाम दिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पुरानी बायोटेक्नोलॉजी, जब मानव को किसी भी सूक्ष्म जीव की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। अब हम बात कर रहे हैं सब, आजकल जो हम पढ़ रहे हैं वर्तमान में, बायोटेक्नोलॉजी से अछूता हमारे जीवन का कोई भी फील्ड नहीं है। एग्रीकल्चर फील्ड ले लो, मेडिकल फील्ड ले लो, इंडस्ट्रियल फील्ड ले लो, अपना कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं काम में आ रही
आ नहीं रही हो। अब हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की जगह क्या हुआ, नए नए प्रयोग किए गए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण हुआ सबसे पहले, या हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या जैसे ही प्रचलन हुआ हमारी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी न्यू बायोटेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो गई और इसके द्वारा बहुत बेहतर परिणाम सामने आने लगे। ठीक है ना। चलो बात कर लेते हैं अब हम किसकी, न्यू बायोटेक्नोलॉजी की। देखो न्यू बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या था कि पुराने टाइम में हम केवल हमारा जो भोजन का क्षेत्र था ना, वहाँ जैसे शराब बना ली, अपन ने बात करते हैं दही बनाया, सिरका बनाया, ब्रेड वगैरह बनाए, यहाँ तक ही एक लिमिट थी बायोटेक्नोलॉजी की। वर्तमान समय में बायोटेक्नोलॉजी की लिमिट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कैसे बढ़ी, देखो कि वर्तमान समय में हम बात करें किसकी, न्यू बायोटेक्नोलॉजी की। बेटा नई जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। अब सुनो, नई जैव प्रौद्योगिकी की बात कर लेते हैं अपन। इसकी स्टार्टिंग हुई, अपन बात करें 1972 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, पॉल वर्ग। क्या नाम था, पॉल वर्ग। और इन्होंने सबसे पहले क्या किया, पुनर्योगज डीएनए बनाया, या इसको हम क्या बोल देते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं ना तो यहीं से बनता है पुनर्योगज। नॉर्मल सी बात है, शायद दोबारा जोड़ के बनाया गया। इसका मतलब क्या किया, हमने दो जीव लिए, एक जीव हमारे पास था ए और दूसरा जीव था हमारे पास बी। हमने क्या किया, ए जीव का डीएनए लिया, ये हमने क्या किया, ए जीव का डीएनए ले लिया। इस डीएनए में ये कोई मेन जीन थी, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, बी डीएनए का, सॉरी बी जीव का डीएनए था। अब हमने क्या करते हैं यहाँ पर, क्या हमने इस ए जीव के डीएनए पर यहाँ कट लगाया और इसको काट के क्या किया, हमने अलग कर लिया सब। इस जीन को हमने क्या किया, अलग कर लिया, और इस जीन को इधर हमने यहाँ पे कट लगाया, इस पे कट लगाया, इसको यहाँ से कट करके हटा दिया। हमने दोनों डीएनए काट लिए। अब हम क्या करते हैं कि इस जीन ए का जो ये जीन था, इस जीन को हम बी के, जो हमने एक जीन काट के यहाँ से अलग किया, इस जगह पर हमने क्या किया, ये जीन सेट कर दिया। ठीक है। इसका मतलब क्या किया, दो जीवों के डीएनए को काटा और काटने के बाद हमने क्या किया, एक दोबारा इन दो से मिलकर एक नया, देखो अब इसमें ए का भी भाग है और बी का भी है, ये हमने क्या किया, एक नया डीएनए। इस चीज को हम क्या कह देंगे, पुनर्योगज डीएनए। दो डिफरेंट जीवों के डीएनए को लिया और उनको जोड़कर एक नया डीएनए बना दिया। इसी को हम क्या कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए। 1972 में पॉल वर्ग ने इस चीज की स्टार्टिंग कर दी थी। ठीक है। अब हम बात करें साहब, इसके बाद क्या हुआ, 1973 की बात है कि 1973 में क्या हुआ, एक वैज्ञानिक थे स्टैनले कोहन और एक वैज्ञानिक थे क्या, हर्बर्ट बॉयर। यानी स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बॉयर, इन दोनों ने क्या किया कि इस पुनर्योगज डीएनए जो पॉल वर्ग ने बनाया था, इस पुनर्योगज डीएनए का उपयोग करते हुए क्या किया, एक नया जीव बना दिया साहब, न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा किया। यानी इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का उपयोग करते हुए इन्होंने एक नया ट्रांसजेनिक जीव बनाने में सफलता हासिल की। ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो नेक्स्ट बात क्या है, 1983 एक नाम आता है कैरी मुलिस। ठीक है। पता है कैरी मुलिस ने क्या किया,
एक तकनीक की खोज की जिसका नाम था पीसीआर, या इसको हम बोल देते हैं क्या, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या पीसीआर कह देते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी विस्तृत जानकारी तो हम बायोटेक्नोलॉजी में आगे करेंगे, यहाँ केवल मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसका उपयोग क्या होता है। मान लो हमने कोई एक जीव था ए, और इससे हमें इसकी जब हमने खोज की तो हमें पता चला कि इसमें एक ये विशेष प्रकार का जीन है या डीएनए है, और इसके अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता की या रोग प्रतिरोधी क्षमता वाला लक्षण है। अब इसको हमें क्या करना है, किसी दूसरे पादप में ट्रांसफर करके उसमें रोग प्रतिरोधकता पैदा करनी है। अब रोग प्रतिरोधकता पैदा करनी है, उसके लिए हम प्रयोग करेंगे। तो जब हम इस डीएनए को लेंगे, इसका हमने उपयोग कर लिया और मान लो वो प्रयोग सफल नहीं हुआ, तो इस डीएनए को हमने बड़ी बहुत टेक्निक से निकाला था, उसमें टाइम भी लगा, उसमें हमारा पैसा भी खर्च हुआ, श्रम भी बहुत हुआ। ठीक है, और मान लो वो प्रयोग निष्फल हो गया, अब हमें वापस इसी, तो हम कहाँ से लाएंगे? क्या बार बार अगर वो प्रोसेस करेंगे तो इसमें श्रम भी ज़्यादा लगेगा, पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि इस डीएनए की क्या बना लेंगे, फोटोकॉपी बना लेंगे। सब क्या बना लेंगे? फोटोकॉपी। अब हमारे पास जब इस डीएनए की अनेक फोटोकॉपी होंगी तो हम इसका प्रयोग बार बार कर सकते हैं, बड़े स्तर पर कर सकते हैं। तो पीसीआर वही विधि थी कि किसी भी जीव से हमने कोई डीएनए प्राप्त किया तो उसकी कम समय में बहुत अधिक संख्या में फोटोकॉपी प्राप्त करने की विधि का नाम था पीसीआर। और कैरी मुलिस ने इसको क्या 1983 में क्या किया, खोजा था। और इन तकनीकों का खोज होते ही बायोटेक्नोलॉजी में एक नया बूम पैदा हो गया साहब, एक बहुत बड़ी क्रांति पैदा हो गई। और आज हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत अनेक प्रकार की खोजें की जा रही हैं। ठीक है, देखो इसके अलावा में हम बात कर लेते हैं जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी द्वारा एसीटोन है, सिरका है, ब्यूटेनॉल है, अल्कोहल है, ठीक है ना, पेनिसिलिन है, आदि पदार्थों की खोज की जा चुकी है। पेनिसिलिन, देखो थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं, तुम्हें पता है पेनिसिलिन एक बहुत अच्छा और पहली बार सबसे पहले खोजा गया एंटीबायोटिक पदार्थ था। ठीक है, या एंटीबायोटिक है। इसकी खोज किसने की साहब? फ्लेमिंग अलेक्जेंडर ने खोज की थी। और अचानक क्या हुआ, एक विशेष प्रयोग कर रहे थे वो स्टेफाइलोकोकस नामक जीवाणु पर, और एक अपने आप ही इसकी खोज हुई थी। इसकी कहानी हम बाद में कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे या शॉर्ट में। उसके बाद एक अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस पेनिसिलिन को एंटीबायोटिक के रूप में उपयोग में, और सबसे पहले इसका उपयोग किया गया था साहब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो उस टाइम पर अमेरिकन जो सैनिक थे उनके लिए इस एंटीबायोटिक का उपयोग किया गया था। आज अनेक एंटीबायोटिक खोजे जा रहे हैं, खोजे जा चुके हैं, जो किसके द्वारा संभव हो पाया? बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा संभव हो पाया। ठीक है, अब अगले टॉपिक में हम बायोटेक्नोलॉजी के स्टेप, बायोटेक्नोलॉजी में काम आने वाले संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।